Thank you very much, Madam Professor Azizunisa Abasi. Now I'd like to welcome our second speaker, Professor Roshan Ara Kazi, the Vice President of SOGP Sindh and a Professor of OBGYN at Indus Medical College, Tanda Muhammad. Professor Roshan Ara Kazi has been instrumental in organizing this great event with collaboration of Sami Pharmaceuticals, who have been very supportive, but all the efforts of Professor Roshan Ara and her team are commendable. Thank you very much, Madam, for arranging all this. We are very thankful and appreciative. So over to Professor Roshan Ara Kazi on the use of magnesium sulfate in severe preeclampsia and eclampsia. Professor Roshan Ara Kazi. Thank you very much, Dr. Saima, for the generous introduction to ho chuki hai khair. Dr. Azizunisa, I am really grateful to you for the very comprehensive presentation on postpartum hemorrhage, and I hope the junior doctor must have learned a lot. और मैंने भी बहुत सीखा आपकी प्रेजेंटेशन से. तो आई होप के सारे लोगों ने, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, क्योंकि हम एक एक चीज़ को कभी भी इतना ज़्यादा नहीं कंसिडर करते, कभी कंसंट्रेट नहीं करते, पढ़ते भी नहीं हैं. तो जो एक रूटीन ट्रेंड चल रहा होता है वो चल रहा होता है, और एवरीवन थिंक्स के वी नो एवरीथिंग. ये बीमारी तो बहुत ज़्यादा है हमारे सारे डॉक्टर्स के अंदर, क्योंकि वी हैव ए ह्यूज सब्जेक्ट. और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेटरनल मॉर्टलिटी, पेरिनेटल मॉर्टलिटी, मॉर्बिडिटी इतना डिस्कस हुए हैं कि लोगों को लगता है तो बड़े ही बोरिंग टॉपिक्स हैं. लाइक एनीमिया को लोग सुनते कम है कभी भी, और एग्ज़ाम में पास नहीं होते एनीमिया में. जब अभी लॉन्ग केस का एग्ज़ाम होता था तो जो मैक्सिमम फेलियर होती थी वो एनीमिया के केसेस में होती थी. पोस्टमार्टम हेमरेज इतना एग्ज़ाम में डिस्कशन में नहीं आता था. अब टॉक्स पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं FCPS के, तो पोस्टमार्टम हेमरेज का इनमें से कोई भी एक टॉपिक आ सकता है. तो फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन द एग्जाम्स, उनके लिए दिस इज़ यूज़फुल. और देन PPH मैनेजमेंट, शी राइटली टुक हर टाइम, और इनको तो बोलना ही नहीं था कि आपका टाइम अप हो गया, आप चाहे घंटा भी ले लें. वी हैव टू लिसन एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ दिस, क्योंकि ये सारा जो सिम्पोजियम आज हुआ है, सच्ची बात मैं आपको बता दूं, ये तो डॉक्टर अजीज़ुन्निसा के ख्वाहिश पे इसी फीगो सेशन के पीछे हुआ है. तो मैंने सोचा कि सिर्फ 2 टॉपिक्स के लिए पूरा सिम्पोजियम नहीं करते हैं, मैं बाकी भी जो फैक्टर्स हैं विच आर काजिंग मेटरनल मॉर्टेलिटी इन पाकिस्तान, तो वो बाकी चीज़ें भी रख लूँ. लाइक पी सेप्सिस इज स्टिल वेरी मच प्रिवेलेंट विथ अस, तो वी हैव केप्ट PPH, और वी हैव केप्ट पर्पुरल सेप्सिस, और डॉक्टर उस्मा उसके लिए वहाँ से लेके कोयटा से आई हैं बेचारी. तो कोयटा में बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान में हद से ज़्यादा मेटरनल मॉर्टेलिटी पाकिस्तान के अंदर. उसके बाद सिंध है नोटोरियस फॉर द मेटरनल मॉर्टेलिटी, और सुधरने में नहीं आ रहा. तो वी शुड बी वेरी गुड लिसनर्स, और आई एम सरप्राइज दैट द नंबर ऑफ PGs इज स्टिल वेरी शॉर्ट. तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो लोग हाल में मौजूद हैं उनको चाहिए कि ये जो मैसेज है वो जाके दूसरों को कम्युनिकेट कर. दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन एवरीथिंग केयरफुली एंड कम्युनिकेट दिस मैसेज टू द अदर्स हु हैवंट अटेंडेड. आई एम थैंकफुल टू सामी फार्मा फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग. आखिर में बिल्कुल एंड टाइम पे मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन मस्ट बी डन, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सामी को तकलीफ़ नहीं देती, ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं खुद ही कर लेती हूँ, ताकि हम इसको किसी तरह से YouTube पे अपलोड करा दें, और दिस शुड बी रनिंग एज ए एजुकेशनल प्रोग्राम. Alright, so now I am starting with use of magnesium sulfate in severe pre-eclampsia and eclampsia. तो आप कहोगे ये कौन सी नई बात है, मैग्नीशियम सल्फेट तो हम यूज़ कर रहे हैं. मैं भी कह रही हूँ सही बात है, सब लोग मैग्नीशियम सल्फेट. एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, वैसे जो सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, स्पेशली द स्टूडेंट्स, को एक मुझे जवाब दे दे इसका कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इन आवर बॉडी. सिर्फ मैं मैग्नीशियम का पूछ रही, सल्फेट नहीं पूछ रही. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एज एटम इन आवर बॉडी. किसी को इसका जवाब अगर आ जाए तो हाथ ऊपर करें. अब सब कहेंगे मैग्नीशियम सल्फेट कौन सी बड़ी बात है, तो सबको ही आता है. लेकिन अगर आप सोचोगे कि हमें जब इस चीज़ की खबर नहीं है कि मैग्नीशियम है क्या, करता क्या है, तो माय प्रेजेंटेशन विल बी फिर अजीज़ ने मुझे कहा कि देखो अब सारे लोग शुरू करते हैं डेफिनेशंस ऑफ प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया से वो सबकी आती है. हमने डॉक्टर शैला की प्रेजेंटेशन रख दी है फॉर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो आधा काम
शैला बकाई कर देंगी, इन्होंने हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी पे एसओजीपी गाइडलाइन डेवलप की हुई है, तो मैंने भी डेफिनेशंस वगैरह सारे ओमिट कर दिए। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ आप देखिएगा, आपको बोर होना पड़ेगा थोड़ा सा, या आप सोचें कि जब आपको मैग्नीशियम का पक्का नहीं है कि क्या है, तो यू विल बी फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. So I have no conflict of interest to declare regarding this presentation, और this includes the mechanism of action of magnesium sulfate. लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि what is magnesium and what is the importance of magnesium in our body. So the pharmacokinetics, and मुझे याद आ गया कि मैंने 1985 में when I started my job, I was demonstrator of pharmacology and then मैं उसमें pharmacodynamics और pharmacokinetics पढ़ाती थी, तो मैं वापस चली गई 1985 में. वेल आई विल टेलिंग यू रिजीम. सारी बात जो थी वो ये थी कि रिजीम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या यूज़ करना चाहिए और इसका प्रॉपर यूज़ क्या है. वी हैव ऑल अटेंशन अपॉन द प्रॉपर यूज़ ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड देन रिकमेंडेशन that whatever drug we are using, whatever dose we are giving, is it sufficient or we can reduce the dose according to our population. इस पे हम डिस्कस करेंगे. Side effects, toxicity monitoring, antidote and everything. Then magpie trial, although old trial, but I hope it will be interesting for the students and the PGs who are sitting in the hall. While coming to the mechanism of action of magnesium sulfate, it acts as a smooth muscle relaxant. के तो मेरे ख्याल में सारे लोगों को खबर है कि this is a smooth muscle relaxant by blocking the calcium mediated contractions. This decreases the acetylcholine release from neuromuscular junctions and reducing histamine induced airway spasm. Now what is magnesium, जो मेरा क्वेश्चन था उसका ये जवाब है. Magnesium is an emerging drug in anesthesia and this is known as molecule of the century. ये मुझे भी नहीं खबर थी, तो I hope this is a new thing. A molecule of the century. It is the fourth most common cation in the body and second most common intracellular cation after potassium. ये इसकी अहमियत है, तो इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं करना है. फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट केटोन, हम तीन केटोन्स के बारे में जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, और इस केटोन के बारे में भी हमें जानना चाहिए. एग्जैक्टली ए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड हैज फंडामेंटल रोल एज ए कोफैक्टर इन ओवर 300 एंजाइमेटिक रिएक्शंस. तो बहुत जो इम्पोर्टेंट एटम मॉलिक्यूल जो भी होता है उसकी हमें सारी इम्पोर्टेंस खबर होनी चाहिए. नाउ कन्वर्जन की भी खबर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एसेस कराएंगे तो मिलीग्राम में एसे की रिपोर्ट नहीं मिलेगी. So if we are giving magnesium sulfate in milligrams or grams, then how we can converting it to in the millimoles or in the milliequals? You can read this formula that 1 gram of magnesium sulfate is equal to 4 millimole and 4 millimole is equal to 8 milliequivalent. तो चाहे आप मिलीमोल में कन्वर्ट करें चाहे मिली इक्वलेंट में, जैसे आपके लैब है उस तरीके से आप याद रखें. और 98 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम देते हैं, उसमें से सिर्फ 98 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल मैग्नीशियम सर्कुलेशन में एंटर होता है. एंड मैग्नीशियम इज अवेलेबल एज एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इट्स एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ऑन CNS आर नॉट वेरी वेल डिफाइंड, अभी तक नहीं है लेकिन यूज़ होता है. Various postulations for neuroprotection including cerebral vasodilatation, blood-brain barrier protection and anti-convulsant. ये blood-brain barrier protection, anti-convulsant effect और cerebral vasodilatation, ये सारी चीज़ें इसकी बहुत important है for neuroprotection of the baby as well. Many studies have shown it to be a physiological and pharmacological antagonist of N-methyl D-aspartate receptors in the central nervous system. If you know about the kinetics of the drug, as soon as we are administering the bolus of magnesium sulfate, जो 5 gram bolus या 4 gram bolus जो भी हम दे रहे हैं या intramuscular दे रहे हैं, immediately within 4 hours, most of the drug binds to the plasma proteins और प्रोटीन बाउंड हो जाता है अप टू 30 to 50%. किसी स्टडी में 30% है, किसी में 50%. तो 50% जो प्लाज्मा बाउंड हो गया वो तो सोचो बेकार हो गया. बाकी जो फ्री ड्रग है उसकी अहमियत है हमारे सिस्टम में. एंड दैट इवन फ्री ड्रग इज एक्सक्रीटेड अबाउट 90% बाय किडनीज इन 24 hours.
So that's why kidney function is very important here. Whether kidneys are able to excrete the drug properly or kidneys are not able to excrete. So we must know about the renal function, that is our kidneys, our patient's kidneys are able to excrete the drug or नहीं, तो ड्रग का डोज हमें रिड्यूस करना पड़ता है. ये किडनी की और इस ड्रग की इम्पोर्टेंस है. Rest of the drug which is then present in the circulation goes and distributes through the body fluids and even up to the placenta and up to the babies. Now, what is the role of magnesium sulfate in treating hypertensive disorders of pregnancy? मुझे याद आ रहा है the miserable time of LUH or LMCH when we were working in LMC, और जो सारे सीनियर्स बैठे हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि ये 80s और early 90s की बात है, when magnesium sulfate as anticonvulsant was not available in our hospitals, and we have seen the terrible deaths of the women with eclampsia, terrible deaths of the babies with the eclamptic women. वो एक्लेम्सिया में मरीज आ गया, ऐसे ऐसे फड़फड़ा था और उसका बेबी तो बेयरली जिंदा निकलता था. और पुराने ज़माने में याद है जब हम हाउस जॉब करते थे उस ज़माने में तो कोई हाई डिपेंडेंसी रूम और इतनी ज़्यादा कोई हाई डिपेंडेंसी एरिया नहीं थी, एक्सेप्ट के वो जो, अगर मैं पिक्चर बताऊंगी तो मैं रो पड़ूंगी इसलिए नहीं बता रही एग्जैक्टली. और उनको उस ज़माने में लार्जेक्टिल इन्फ्यूजन लगती थी जो कि हाईली सेडेटिव होती थी और कोई ज़्यादा अच्छा उसे एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट भी नहीं मिलता था. फिर हमारे टाइम में व्हेन वी वर डूइंग अवर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन वी हैव डन अवर FCPS, ये 90s की बात है, बिफोर द अवेलेबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. तो वॉल्यूम इन्फ्यूजन्स वी वर giving to the patients which were causing severe respiratory depression of the women and respiratory depression of the baby. हम 40 मिलीग्राम वैलियम इन्फ्यूजन लगा रहे हैं, ड्यूअर्स में आया है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट. वाई मैग्नीशियम सल्फेट वाज नॉट, जैसे अजीज़ उन्निसा ने कहा कि हमारे पास सारी चीज़ें होंगी, एसेंशियल ड्रग्स नहीं होंगे, इमरजेंसी ड्रग्स नहीं होंगे. बहरहाल आई एम ग्रेटफुल टू समवन, मेरे ख्याल में डॉक्टर शेरशाह ने सबसे पहले कोई 8 एम्प्यूल हमें मैग्नीशियम सल्फेट के भेज दिया. आई वॉज एसोसिएट प्रोफेसर इन 98 विद डॉक्टर पुष्पा, और हमारे पास जब मैग्नीशियम सल्फेट के 8 एम्प्यूल आ गए 10-10 ml वाले, तो मैं और डॉक्टर साहिदा यूसवानी प्रोफेसर थी, हम दोनों बैठ गए. हमने कहा बैठ के हम सारा प्रोटोकॉल बनाते हैं, इसको कैसे इन्फ्यूजन सेट करेंगे, कैसे हम लोडिंग डोज देंगे. तो ये काम पॉइनियर हमने किया बैठ के और हम बड़े हैप्पी हुए, जैसे हमें कोई मनोसलवा उतर आई है और हमारे ज़ात के लिए उतर आई है. वी वर वेरी हैप्पी दैट वी हैव गॉट समथिंग विच वाज वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ सेविंग पर्पस ऑफ अ वुमन. तो खैर वो बनाए, फिर हमने तीनों वार्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट किए, जो हमने वॉल हैंगिंग्स बनाई, चार्ट्स बनाए, लेबर रूम से बुला के सारे लोगों को दिया. तो दैट वाज हिस्टोरिकल. एंड देन वी हैव सीन द ड्रामेटिक बेस्ट इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. जो हम आज भी डोज चला रहे हैं वही डोज हमने देना शुरू कर दिया था. प्रीचार्ड नहीं दिया था, जिस्पन मेथड से देते थे. मैं भी आपको बताती हूँ व्हाट इज जिस्पन मेथड. तो मैं बहुत अभी एक्साइटेड हो रही हूँ, खुद भी खुश हो रही हूँ कि उसके बाद वी हैव सीन द चेंज इन द रिडक्शन ऑफ द रिकरेंट फिट्स, इन द कंट्रोल ऑफ द फिट्स. लेकिन उस ज़माने में प्रोफिलैक्सिस में नहीं यूज़ कर रहे थे, नॉट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द फिट्स. जब फिटिंग मरीज आ रहा है एक्लेम्सिया में तो हम दे रहे थे, लेकिन हम प्री एक्लेम्सिया में नहीं. लेकिन आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ मेकपाई ट्रायल, आई वाज प्रोफेसर इन गायनी 4 एंड द रिजल्ट्स ऑफ मेकपाई ट्रायल पब्लिश्ड इन लैंसेट 2004 के बाद हमने प्रोफिलैक्सिस में भी देना शुरू कर दिया. एंड वी आर गेटिंग द ड्रामेटिकली बेटर रिजल्ट्स. और मैंने एक पेपर भी लिखा था इस पर, 9 year एक्सपीरियंस ऑफ eclampsia in LMC, and 10% maternal mortality was reported in that, and 80% perinatal mortality was reported in that publication. So that was the state of affairs before magnesium sulfate, and this is the state of affairs after magnesium sulfate in the tertiary care. लेकिन हम यहाँ खड़े हुए हैं to introduce the drug and to spread the knowledge to the slums, to the primary and secondary level hospitals for the proper use. क्योंकि लोग तो वहीं से रेफ़र होके आ रहे हैं, अभी तक लोग वहीं से रेफ़र होके आ रहे हैं. जब मैं स्टार्ट कर रही थी, मैं 2008 की बात करूँगी, डॉक्टर आगा खान से आई थी, डॉक्टर राहत कुरैशी, और वो कोई कंबाइंड एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट कर रही थी फॉर मैग्नीशियम सल्फेट यूज इन प्रोफिलैक्सिस ऑफ प्री एक्लेम्सिया, इन द सिवियर प्री एक्लेम्सिया. वही मैगपाई ट्रायल की तरह से कोई चीज़.
तो मैं भी एक आई वॉज आल्सो ए पार्ट और LUH वॉज आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट ट्रायल। तो उसमें यही था कि लोग, जो उनका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आए थे कोई फॉरेनर, तो उन्होंने यही कहा था कि 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्री चार्ट वाले रिजीम पे इंट्रामस्कुलर एक बटक में, इंट्रामस्कुलर दूसरे बटक में 10 ग्राम लोडिंग दे के आप मरीज़ को शिफ्ट कर दो, कैथेटर डाल दो। आपको भले खबर है कि यूरिन आउटपुट नहीं भी है, किडनी फेलियर भी, फिर भी ये 10 ग्राम जो आप दे रहे हो, दिस इज़ लाइफ सेविंग, दे विल नॉट वर्स द किडनी फंक्शन। ठीक बात है, तो हमने इसको एग्री किया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ हालांकि हद तक चला था, पूरे पाकिस्तान में या पूरे सिंध में नहीं स्प्रेड हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक मैं एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ ये कि वी शुड गो टू द डोर स्टेप्स एंड वी शुड गिव दिस इंफॉर्मेशन टू एवरी सिंगल डॉक्टर। आज बदीन से डॉक्टर्स आए हैं कुछ मेरे पास, कुछ हमने टंडो मोहम्मद खान से डॉक्टर्स बुलाए हैं, बीपू खास और बाकी एरिया से भी आई है, इन्वाइटेड एवरीवन। सवाल ये कि हम मिन्नतें कर रहे हैं, लोगों की पगड़ियाँ अपनी उतार के लोगों के पैरों में डाल रहे हैं कि आके सुनो। अब उदय सुस्त गवाह चुस्त नहीं आते हैं, हम क्या कर सकते हैं? क्या लोगों के घर से उठा के अगवा करके ला के बिठाएंगे? क्या कर सकते हैं? आप बताइए। मैडम आफ्ताब कह रही थी तुम नवाब शाह वालों को बुलाओ, नवाब शाह वालों ने और सखर वालों ने ग्रुप छोड़ने शुरू कर दिए मैडम। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर। एक कुलसुम बेगम जो है वो एक प्रोफेसर है सखर की, उन्होंने ग्रुप को 2 ग्रुप्स को छोड़ दिया ये मैसेज सुन के कि आप आके हमारा सिंपोजियम अटेंड करें। इतना भी बुरा नहीं है सिंपोजियम, और इतने भी बुरे हम नहीं हैं कि आप ग्रुप ही छोड़ दो। तो मैं कहती हूँ कि आखिर सिंध के डॉक्टर्स को हो क्या गया? आप कहेंगे डॉक्टर रोशन तो डांटती रहती हैं। देखो डांट नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सिंध के डॉक्टर्स को हो क्या गया यार? आंखें खोलो अपनी और अपना स्टेट ऑफ अफेयर्स देखो कि हमारी मैटरनल मॉर्टली अभी भी देखो तो इन प्रैक्टिस तो 300 से ऊपर है, और एक्लेप्सिया इज नंबर 2 काज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी एवरीवेयर। यहाँ भी है। सेप्सिस अब 3rd। एंटीबायोटिक का इतना इनएडवर्टेंट यूज़ है, इतना इनएडवर्टेंट यूज़ है, चलो कोई बात नहीं, सेप्सिस थोड़ी सी कम हो गई है, मैटरनल मॉर्टेलिटी पे अभी भी सेप्सिस इज नंबर 3। चले मैं आ जाती हूँ पॉइंट पे। तो प्रिवेंशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एक्लेम्सिया फ्रॉम प्री एक्लेम्सिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्री एक्लेम्सिया को नज़रअंदाज नहीं करना है। आज इसी इंटस होटल में 30 साल के बाद मैं यही लेक्चर दे रही हूँ दोबारा। 1994 में यहाँ SOGP सिंपोजियम किया था पहली दफ़ा मैडम आफ्ताब ने, और मैं अबू धाबी से नई नई आई थी, सारे प्रोटोकॉल्स लेके और सारा बहुत कुछ नया सीख के रॉयल कॉलेज वालों से। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मुझे टॉपिक मिला था एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया पे मेरा पेपर मैं उसी ज़माने में तैयार कर रही थी, और दैट पेपर वाज बीइंग पब्लिश्ड इन 94 दैट टाइम। तो मैंने एक्लेम्सिया पे टॉक की, और उस पर मैंने एक स्टेटमेंट दी थी ऑफ रेडमैन that if a woman in the antenatal clinic comes with a blood pressure of 130/90, consider that woman as terminal eclampsia until proves otherwise। इसमें until proves otherwise में एक चीज़ मैं कहती हूँ, चलो उसकी आप टिपिस्टिक से एक यूरिन प्रोटीन कर लें, अगर उस पर प्रोटीन यूरिया आ रही है तो देन अब जो डेडलाइन है वही बात आ गई कि 140/90 ब्लड प्रेशर और मोर देन 140/90 ब्लड प्रेशर, लेकिन 130-140 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो होते हुए देर नहीं लगेगी। तो 90 डायस्टोलिक इज़ विथ यू और उसकी प्रोटीन यूरिया प्लस है, तो कंसीडर एज टर्मिनल प्री एक्लेम्सिया अंटिल प्रूव्स अदरवाइज। इसको फिट पड़ते हुए देर नहीं लगेगी, बाहर निकल गई तो चलो 30 साल के बाद मैं उसी तरह से खड़ी हूँ और उसी तरह से हिम्मत से बोल रही हूँ, बहुत ऊंचा ऊंचा ज़ोर ज़ोर से। तो कोक्रेन सिस्टमिक रिव्यू, अब मैं किसी को डांट नहीं रही हूँ, मैं आराम आराम से बोल रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे ज़रूर अफसोस होता है कि आवर डॉक्टर्स शुड बी अटेंडिंग दिस इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, लर्न एंड प्रैक्टिस, और पुरानी बातें याद भी रखनी होती हैं, और ये इम्प्रूवमेंट आ रही है जो भी नॉलेज में उसको भी लेना है, एब्जॉर्ब करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना, नहीं तो हम प्रोफेशन में आए क्यों। तो एक कॉक्रेन सिस्टमिक रिव्यू ऑफ 15 RCTs कंपेयर द इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट की अच्छाइयाँ मैंने तो बोल भी दी, कूजे में दरिया समा गया। डायज़ेपम नहीं काम कर रहा है, फेनिट्रोइन हमने कभी यूज़ नहीं किया, दुनिया ने फेनिट्रोइन भी यूज़ किया, डायज़ेपम भी यूज़ किया, फिनोबार्बिटोन भी यूज़ किया, दीज आर अदर एंटी कन्वल्जेंट्स, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट इज सुपीरियर टू अदर एंटी कन्वल्जेंट्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्लेम्सिया और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्सिया।
The full intravenous or intramuscular magnesium sulfate regimes are recommended for the prevention and treatment. आधे regimes नहीं देने हैं कि किसी ने intramuscular लगा दिया, किसी ने loading दे के छोड़ दिया. Full regime should be given. For settings where it is not possible to administer, ये वो settings हैं जिनकी मैं जिक्र करेंगे. Primary level setting है, skill birth attendant है, मेरा diplo है, मिट्टी है, या कोई उससे भी फार सलाम कोट है, कोई नंगर पार करे या उससे भी फार फलंग एरियाज है, तो आपको क्या करना है कि यू गिव द लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉलोड बाय इमीडिएट ट्रांसफर टू ए हायर लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी. दिस इज रिकमेंडेड बाय WHO फॉर वुमेन विद सिवियर प्री एक्लेम्सिया. ये तो एक्लेम्सिया की बात ही नहीं, सिवियर एक्लेम्सिया होती है तो लोग खटकते हैं, अच्छा ये तो बहुत ही कोई जिन भूत का साया हो गया, फिट्स पड़ रही हैं. ऐसा नहीं है, हमें सिवियर प्री एक्लेम्सिया को ही पकड़ना है. पाकिस्तान इज क्लेमिंग दैट अबाउट 80% वुमेन आर हैविंग एंटीनेटल विजिट्स एंड एंटीनेटल केयर. तो फिर अगर एंटीनेटल विजिट्स और केयर हो रहा है तो ये सिवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया कहाँ से आ रही है देन? तो सारे क्लेम ही आप समझ लो गलत है ना. इस तरीके से लोगों को बीपी देखना नहीं आता, तो सिखाना हमारा काम है. जो डॉक्टर अजीजुन्निसा कह रही थी और फिर वो डॉक्टर और भी डॉक्टर राहिल कह रही थी कि सब स्टैंडर्ड केयर है, स्क्रीन नहीं हो रहे पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन को स्क्रीन करना है प्रॉपरली एंड देन रेफर देम प्रॉपरली विथ ए रेफरल नोट. कहाँ भेजना है? तो बदीन वाले सारों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जी इंडस मेडिकल कॉलेज अब आपकी डोर स्टेप पे है, यू रेफर देम टू इंडस मेडिकल कॉलेज. बाकी मीरपुर खास में मेडिकल कॉलेज है बाकी थरपाकर वालों के लिए. सो मैनी मेडिकल कॉलेज इन द नेशनल हाईवे सक्खर पे, खैरपुर पे और लाड़काना में. तो क्या मुसीबत है? यहाँ पाकिस्तान में बहुत कुछ है अब टर्शरी केयर में भी. तो रेफरल शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट. Now coming to the regimes, magnesium sulfate regimes have evolved over time with the commonest being Zuspan and Pritchard. Zuspan regime वो है जो हम लोगों ने यूज़ किया था शुरू में. The loading intravenous dose ये अभी तक चल रहा है. Loading intravenous dose of 4 gram given over 10 to 15 minutes followed by intravenous infusion of 1 to 2 gram per hour for 24 hour post delivery or post last fit. तो ये है इसके लिए. अगर पोस्टमार्टम एक्लेम्सिया आ रही है तो पोस्ट लास्ट फिट, और अगर डिलीवरी इंट्रापार्टम या एंटीपार्टम आ रही है तो पोस्ट डिलीवरी, चाहे सीजरियन सेक्शन है चाहे डिलीवरी है. फॉर रिकरेंट कन्वर्ट इसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम 1 to 2 ग्राम पे चला रहे हैं मेंटेनेंस डोज, पेशेंट को रिकरेंट फिट्स आ रहे हैं, और रिकरेंट फिट्स आर वेरी कॉमन विद द पोस्टमार्टम एक्लेम्सिया. फॉर द रिकरेंट फिट्स यू मे गिव 2 ग्राम ऑफ बोलस, IV बोलस. अगर उससे भी फ़ायदा नहीं हो देन इट इज़ रिकमेंडेड दैट IV डायज़ेपाम कैन बी गिवन. उस सूरत में वैसे नहीं देना. नाउ दिस रिजीम इज़ रिकमेंडेड बाय SOGP एज वेल. तो SOGP का रिजीम फिर आपको हो सकता है डॉक्टर शैला बता दें, या मैं बता रही हूँ कि ये SOGP ने भी रिकमेंड किया. प्रीचार्ड रिजीम विथ ए लोडिंग बोलस डोज, तो प्रीचार्ड में भी यही है. 4 ग्राम IV इज़ गिवन स्लोली ओवर 5 to 10 minutes फॉलोड बाय 10 ग्राम इंट्रामस्कुलरली 5 ग्राम इन वन बटक, 5 ग्राम इन अदर बटक. बटक में देने से पहले ज़ाइलोकेन लगा के थोड़ा सा लोकली एनेस्थेटाइज कर दें, देन यू इंट्रोड्यूस द ड्रग. नाउ सब्सिक्वेंटली 5 ग्राम इज गिवन इंट्रामस्कुलरली इनटू अल्टरनेट बटक. ये हो गया, और ये चलाते रहेंगे आप एवरी 4 hourly टिल 24 hours ऑफ द डिलीवरी आर लास्ट फिट. सिबाई रिजीम बहुत हैवी रिजीम है, ये अफ्रीका में चल सकता है बिकॉज द वुमेंस BMI अगर ज़्यादा है तो उनको आप सिबाई रिजीम भी दे सकते हो. लाइक इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिबाई एट एल इन 1980. लोडिंग डोज 6 ग्राम IV ओवर 20 minutes. मेंटेनेंस 2 to 3 ग्राम IV. 2 to 3 है यहाँ पर, हमारे यहाँ 1 to 2 है जुस्पान में. यहाँ सिबाई में 2 to 3 ग्राम IV एवरी 1 hour. दिस इज़ वेरी हाई डोज रिजीम एंड इज नॉट एप्लीकेबल इन साउथ एशियन पॉपुलेशन. ये मेरा ख्याल है. ये साउथ एशियन सारे छोटे छोटे हैं, उनके लिए शायद ये रिजीम ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है. Dhaka regime is very much applicable for our population, or I wanted to discuss here with Dr. Azizunnisa and all senior people here कि can we introduce Dhaka regime in our population as well. ये जो छोटे कद वाली हमारी औरतें हैं दुबली पतली, उनमें दे भी सकते हैं. Like Dhaka regime comprising of 10 gram loading dose in which 4 gram is given intravenously. ये तो इस पर तो consensus है कि 4 gram loading intravenously तो देना ही देना है slowly over 5 to 10 minutes. And 6 ग्राम इज़ गिवन हियर. इसमें प्रीचार्ट से अलग है. प्रीचार्ट में 10 ग्राम देते थे बटक्स में,
यहाँ 6 ग्राम इज गिवन इंट्रामस्कुलरली, 3 ग्राम इन ईच बटक, तो ये टोटल मिला के 10 ग्राम हो जाएगा एज ए बोलस। द मेंटेनेंट डोज इज 2.5 ग्राम, ये भी इंट्रामस्कुलर है, एवरी 4 आवर्ली इन अल्टरनेट बटक। तो वहाँ प्री चार्ट में 5 ग्राम था और यहाँ पर 2.5 ग्राम है, तो आधा हो गया प्री चार्ट से। The total dose in 24 hours is 25 gram. This is a low dose regime used in India and Bangladesh with equally good results. तो ये कोई आर बेगम है जिनका रेफरेंस है और इन लोगों ने इस पे अच्छी सही सिग्निफिकेंट अच्छी रिपोर्ट्स दी हैं कि देयर वाज नो टॉक्सिसिटी एज वेल एज देयर वाज नो रिकरेंट फिट। Now this chart I have shown you here for you, that these are the type of the charts you have to place over your labor room walls, and the triage areas are in the high dependency areas, और ये this is developed by the JPAGO। तो ये मैंने आप लोगों के लिए है, तो आप नोट से डाउनलोड करके अपने अपने सेटअप में लगा सकते हो चाहो तो, हमारे सेटअप में भी लगा हुआ है वैसे। सो दिस इज हाउ यू कैन मॉनिटरिंग फॉर द साइंस ऑफ टॉक्स। अब इसमें दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो डोज याद रखना, रिजिम लिख के रखना और वाल पे टांगना, और दूसरा मॉनिटरिंग फॉर साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी। क्या क्या हो सकती है? काउंट द रेस्पिरेटरी रेट फॉर 1 मिनट एवरी आवर एंड द रेट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 16 ब्रीथ पर मिनट। पटेलर रिफ्लेक्सेस शुड बी, अब ये रिफ्लेक्सेस आने चाहिए सबको एलिसिट करना, वो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, अब दोबारा से CNS को रिपीट कर लें। तो नी जग भी करना, यही नी जग की है और इसके लिए हैमर होना चाहिए और करना चाहिए खबर कि किस तरह से एलिसिट करते हैं। सो पटेलर रिफ्लेक्सेस शुड बी प्रेजेंट, चेक एवरी आवर। ये लोडिंग डोज देने के बाद पटेलर रिफ्लेक्स करते हैं और उसके बाद हर घंटे पे करते रहना है। और अगर फ्लैट हो रहा है रिफ्लेक्स तो आपको डोज बंद कर देना है फ़ौरन। इंसर्ट एंड इंड्रूलिंग यूरिन इन कैथेटर, वही फॉलिस कैथेटर डालना है, वो तो हमें खबर है कि जैसे ही एक्लेम्सिया का पेशेंट या सीवियर एक्लेम्सिया में आ रहा है, प्री एक्लेम्सिया में कैथेटराइज तो करते हैं। देन रिकॉर्ड द यूरिन आउटपुट एवरी 1 hourly and output should be equal or more than 30 ml per minute per hour. This is the continuation of the same chart, and this is the helping mother survive, or this is developed by JPAGO in 2017। और ये इसकी मेंटेनेंट शीट है, जो भी मरीज़ हाई डिपेंडेंसी में है, सिवियर प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया में, इस तरह से आप इसी शीट के थ्रू उसकी साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी और मॉनिटरिंग करते रहें। नाउ व्हाट इज़ द टॉक्सिसिटी मॉनिटरिंग एंड एंटीडोट्स। नॉर्मल सीरम लेवल पहले हमें खबर होनी चाहिए कि मैग्नीशियम की हैं क्या। तो द नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ मैग्नीशियम आर 0.721 मिलीमोल पर लीटर, और जब मिली इक्विवेलेंट को आप मिलीमोल से दुगना कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा। जो भी मिली इक्विवेलेंट है उसको आप इंटू 2 कर दें, वो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा मिलीमोल से डबल। थेरापेटिक लेवल इन प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया इज 2 to 3.5 मिलीमोल पर लीटर। तो अब देखो दिस इज़ मोर देन डबल, बल्कि तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है पहली टॉक्सिसिटी की लेवल, जो नॉर्मल थेरापेटिक लेवल है। पटेलर रिफ्लेक्सेस आर लास्ट एट द लेवल ऑफ 4 to 5 मिलीमोल पर लीटर, तो ये उससे भी दोगुना है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हैपन्स एट 5 to 7.5 मिलीमोल पर लीटर, तो ये उससे भी 1 डिग्री बढ़ गया। कार्डियक अरेस्ट अकर्स व्हेन द लेवल प्लाज्मा लेवल इज 12.5 to 15 मिलीमोल पर लीटर, तो ये बहुत हाई लेवल होती है, इतना हम ड्रग देते नहीं है। वैसे आई कैन टेल यू दैट आई हैव नेवर सीन ए केस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इन आवर सेटअप्स। हमने बहुत यूज़ किया है, लेकिन टॉक्सिसिटी इतनी आती नहीं जब हम कंट्रोल डोज दे रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। तो इफ पेशेंट एग्जिबिट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरमैग्नीसीमिया सच एज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, if the RR is less than 10 breath per minute, loss of deep tendon reflexes and decreased urine output less than 30 ml per hour, the recommendation is to discontinue magnesium sulfate immediately। ये तो है ही है, तो एक आदमी एक नर्स बैठी रहनी चाहिए। हाई डिपेंडेंसी का मतलब ही ये है। हाई डिपेंडेंसी कोई आइसोलेशन रूम को नहीं कहते हैं, हाई डिपेंडेंसी रूम और एरिया मस्ट हैव ए नर्स और ए डॉक्टर सिटिंग विद द पेशेंट, देखता रहे देखती रहे, अगर टॉक्सिसिटी आ रही है डोज बंद कर देना है और फ़ौरन सीनियर को इन्फॉर्म करना है। द रिकमेंडेशन इज़ टू डिसकंटिन्यू मैग्नीशियम सल्फेट इमीडिएटली, सेंड मैग्नीशियम सल्फेट फॉर ऐसे। अब यहाँ पर पहले हम क्लिनिकल जजमेंट करते हैं, टॉक्सिसिटी हो रही है, बंद किया ड्रग, ऐसे के लिए भेज दिया। एडमिनिस्टर इमीडिएटली कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%
10 ml and 100 ml normal saline IV over 10 to 20 minutes. क्रैश ट्राली पे या इमरजेंसी ट्रे में जहाँ मैग्नीशियम सल्फेट है वहाँ कैल्शियम ग्लूकोनेट ज़रूर होना चाहिए. अगर नहीं है तो नहीं देना है मैग्नीशियम, ये भी याद रखो. तो कैल्शियम ग्लूकोनेट बड़ी चीज़ नहीं है, रख दें. और जब भी टॉक्सिसिटी हो रही है अगर, तो आपको देना है. मॉनिटरिंग तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, मैग्नीशियम लेवल मस्ट बी मॉनिटर्ड फ्रीक्वेंटली. ये तो ऐसे जिन सेंटर में बहुत ऐसे की फैसिलिटी है या बहुत अच्छे हाई फाई टर्शरी सेंटर्स हैं, तो आप चेक करते रहो एवरी 6 to 8 hours और क्लिनिकली बाय चेकिंग पटेलर रिफ्लेक्सेस. हम ये काम करते हैं. वी आर चेकिंग पटेलर रिफ्लेक्सेस आफ्टर लोडिंग डोज, देन 1 hourly. Our respiratory rate and urinary output. If serum concentration levels are low, a proper dose of magnesium sulfate can be given. कंसनट्रेशन लो आ रही है, एक दफ़ा 2 दफ़ा कंसनट्रेशन कराने में कोई हर्ज ही नहीं है. 4 घंटे के बाद पहली कंसनट्रेशन आफ्टर लोडिंग डोज करा के देख लें. इफ़ इट इज़ लो, देन ए प्रॉपर डोज शुड बी गिवन पेरेंटरली टू रेप्लिट द लो सीरम कंसनट्रेशंस. नाउ ऑब्जर्वेशंस एंड केयर ड्यूरिंग मैग्नीशियम सल्फेट. तो ऑब्जर्वेशन सिर्फ मदर के ये 3 चीज़ों की नहीं हो रही है, बाकी भी देखना है. तो फॉर द फीटल ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूस CTG मॉनिटरिंग. इफ पेशेंट इज प्रेग्नेंट एंड इज मोर देन 26 वीक जेस्टेशन, और अगर 26 वीक से भी कम है तो आप फीटल हार्ट ऑस्कल्टेट कर रहे हो, हाफ आवरली डॉपलर सोनिकेट से ऑस्कल्टेट करें. Maternal observation comprising of respiratory rate and pulse oximetry is available every 30 minutes. BP 30 minutely, maternal pulse 1 hourly, urine output 1 hourly, reflexes at the completion of the loading dose and then every 2 hourly. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए. अब देखिए मैगपायर ट्रायल क्या था. मैग्नीशियम सल्फेट इन प्रोफिलैक्सिस इन एमिनेंट एक्लेम्सिया, ये उसका एक्रोनिम है. मैग्नीशियम सल्फेट वर्सेस प्लेसिबो वाज यूज्ड इन, इस स्टडी में पाकिस्तान भी शामिल था. This was a large multi-center double-blind randomized controlled trial to properly evaluate its effect for treatment of severe preeclampsia. The results published in Lancet 2002. इसके बाद हमने भी यूज़ करना शुरू किया. The results were promising. Women allocated magnesium sulfate at a 58% lower risk than those allocated placebo. No significant harmful effects were observed on the mother or babies in the short-term follow-up or after 2 years even. तो ये आप आराम से दे सकते हो. पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ दिस ट्रायल. टू कंक्लूड, मैग्नीशियम सल्फेट इज सुपीरियर एंटी कन्वल्सेंट. ये तो हो गया फॉर प्रिवेंशन ऑफ द सीजर्स एंड सीवियर प्री एक्लेम्सिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्सिया. विथ केयरफुली चोजन और रिकमेंडेड डोजिंग रिजीम, द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी इज लो. जैसे मैंने बता दिया कि हमारे पास हमने कोई भी एक टॉक्सिसिटी किसी ने देखी है तो बता सकता है. शेयर योर एक्सपीरियंस. प्लाज्मा मैग्नीशियम सल्फेट लेवल्स may not be done in practice क्योंकि अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है. ऐसे केयरफुल क्लिनिकल मॉनिटरिंग बाय चेकिंग द RR, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, 1 hourly यूरिन. 3 चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद रखने की. द ड्रग मस्ट बी स्टॉप द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी अपीयर एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड. Wall hanging should be placed in the ER and LR areas. No long-term or short-term adverse events are observed as is seen in the MAGPIE trial. And if you have any question, you may ask at lunch, and thank you very much.